गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था। हम जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे नॉस्ट्रिल से ओपन होता है और इसके बाद वो नेज़ल चैम्बर में जाते हुए कहाँ पहुँचता है, नेज़ल पैसेज में पहुँचता है। नेज़ल पैसेज के बाद वो फेरिंग्स में पहुँचता है और फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स से होता हुआ ट्रैकिया में पहुँचता है। और ट्रैकिया के बाद क्या रहता है, ट्रैकिया के बाद वो डिवाइडेड होके टू ब्रोंचियाई में डिवाइड होता है, जिनको प्राइमरी ब्रोंचियाई बोलते हैं। और प्राइमरी ब्रोंचियाई फिर आगे की ओर सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंचियाई में डिवाइडेड होते हैं। और लास्ट जो पॉइंट होता है ब्रोंचियाई का वो होता है ब्रांचियोलस। और ब्रांचियोलस से फिर ये एल्वियोली में पहुंचता है। इस प्रकार से जो हमारा सिस्टम है वो क्या रहता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक तो जो एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे बॉडी के अंदर लाने वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। और जहाँ पर एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। तो इतना हम पढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एटोमेटिकली एन एयर टाइट चैम्बर। जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि लंग्स जहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, थोरेसिक चैम्बर बोला जाता है। वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर होता है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by sternum, and laterally by rib on the lower side by the dome-shaped diaphragm। क्या क्या चीज़ें थोरेसिक चैम्बर को इनक्लोज करी रहती हैं। डोर्सली साइड से अगर हम देखें तो वर्टिबल कॉलम रहते हैं, यानी कि बैक साइड से वर्टिबल कॉलम होते हैं। वेंट्रल साइड से रिब को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसे स्टर्नम बोलते हैं। और लेटरली यहाँ पर क्या रहते हैं, रिब्स प्रेजेंट रहते हैं। और लोअर साइड में एक डोम शेप का डायफ्राम पाया जाता है, जो क्या करता है, डायफ्राम हमारे एब्डोमिनल कैविटी और हमारे लंग्स को डिवाइड करने का काम करते हैं, यानी कि दोनों को सेपरेट करने का काम करते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thoracic is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected into the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। तो जितना भी हम जो ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे होते हैं वो कहा जाता है, वो पल्मोनरी कैविटीज़ के द्वारा पूरी बॉडीज़ में जाता है। तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या तो जो थोरेसिक कैविटी हमारे बॉडी के अंदर बनी हुई है वो एसेंशियल है हमारे अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है और वो मीडियम हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारे लंग्स हमें ऐसा करने के लिए एक एक क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप: ब्रीदिंग और पल्मोनरी ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। सबसे पहले जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं और जो CO2 रिच है हमारी एल्वियोलर एयर में वो क्या होती है, वो बाहर की ओर रिलीज होती है। दूसरा स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जो एल्वियोलर साइट होती है वहाँ पर O2 गैस क्या होती है, पल्मोनरी वेंस के द्वारा डिफरेंट
ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होती है और जो CO2 वहाँ पर पहुँची होती है वो क्या होती है, वो डिफ्यूज होकर के बाहर निकलती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, इसके बाद जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई है हमारे ब्लड में, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन कैरी किया जाता है उसका डिफ्यूजन कहाँ होता है, टिश्यू के पास होता है। और टिश्यू के अंदर जो CO2 का फॉर्मेशन होता है वो डिफ्यूज होती है ब्लड में, और ब्लड उसको कैरी करके कहाँ पहुँचाता है, लंग्स के पास पहुँचा जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। O2 का यूज़ सेल करती है किस चीज़ के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जहाँ पर ग्लूकोज और जितने भी मोनोमर्स हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। साथ में CO2 का फॉर्मेशन भी वहाँ पर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन चैप्टर 14 में हमने इसको देखा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की मैकेनिज्म कैसे चलती है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, ब्रीथिंग में 2 स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट होता है इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जहाँ पर क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की ओर लिया जाता है। और दूसरा स्टेप रहता है एक्सपायरेशन, बाई विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जहाँ पर जो एल्वियोलर एयर है उसको बाहर की ओर छोड़ा जाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the एटमॉस्फेयर और अ, हमारे लंग्स के बीच में जब प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होते हैं तब जा कर के ये प्रोसेस तब जा कर के जो मूवमेंट है एयर का वो कंप्लीट हो पाता है। इंस्पायरेशन कैन अकर इन द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंस्पायरेशन कब स्टार्ट होता है, जब प्रेशर क्या होता है, लंग्स के अंदर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो यहाँ पर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, तब हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। दैट इज़ देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर रहता है वो कैसा प्रेशर रहता है, नेगेटिव प्रेशर रहता है। क्यों रहता है नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होती है वहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, और हमारी लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तब ये प्रेशर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सा प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ हाइयर। और एक्सपायरेशन हम कब करते हैं, जब हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू में क्या रहता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तब हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। द डायफ्राम इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या होती हैं, वो मसल्स होती हैं, और वो भी स्पेशलाइज्ड सेट होती हैं मसल्स की। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेटिंग अ सच ग्रेडियंट ऑफ सच ग्रेडियंट। यहाँ पर ये क्या करती हैं, ये ग्रेडियंट फॉर्मेशन का काम करती हैं, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में हेल्पफुल होती हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इन एन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या होता है, जो इंस्पायरेशन के टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर डायफ्राम प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द
कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल intercostal mucosa muscles left of the rib and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस टाइम पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा जो जितने भी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट रिब्स वाला जो रीजन होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। और इसके अलावा जो स्टर्नम होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है हमारे थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को। द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इसकी वजह से जो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, जो क्या करती है, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और इस इंक्रीज से पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज से हमारे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। विच फोर्स ऑफ द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। और इस प्रकार से हमारा इंस्पायरेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा कि जैसे ही एयर इंटर करती है लंग्स के अंदर तो रिब्स एंड स्टर्नम राइज्ड, हमारे जो रिब्स हैं और स्टर्नम है वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर राइज करते हैं, यानी कि उनके साइज में इंक्रीज होता है। और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, इस टाइम पीरियड में जो हमारा डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। और इस वजह से हमारे जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। जब रिलैक्सेशन हो जाता है हमारे डायफ्राम का सांस लेने के बाद, तो उसके बाद जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी रिटर्न हो जाती हैं, डायफ्राम भी रिटर्न हो जाता है, स्टर्नम जो है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में बैक हो जाता है। एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। और धीरे धीरे जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम है वो भी कम होने लग जाता है और पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। और इस वजह से जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है तो जो इंटरनल एयर है वो कहाँ निकलती है, वो लंग्स में पहुंच जाती है, दैट इज़ एक्सपायरेशन। और इसको क्या बोला जाता है, एक्सपायरेशन बोला जाता है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ सांस अंदर की ओर ऑक्सीजन ज़्यादा ले या हवा को ज़्यादा अंदर की ओर ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं या फिर एक्सपायर कर सकते हैं। हम ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, सांस को अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें जो हमारी एब्डोमेन के अंदर मसल्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ऑन एन एवरेज अ हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। एक हेल्थी पर्सन जो होता है वो लगभग 12 से 16 टाइम्स पर मिनट में क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो पल्मोनरी फंक्शंस के असेसमेंट के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्पायरोमीटर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम
मेज़र करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायर किया और एक्सपायर किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो पल्मोनरी फंक्शंस हैं उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहाँ पर, आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।